ये दो चैप्टर अगर आप खुद से करने जाओगे तो बहुत बोरिंग लगेंगे, प्लस बहुत टाइम भी लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं बेटा, मैं आपको ये दोनों चैप्टर बहुत ही कम से कम टाइम में यहां पे इस वीडियो में करवा दूंगा, साथ में क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। ठीक है, तो हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड बेटा आज हम लोग मिले हैं ये दो चैप्टर रिवाइज करने जिनका नाम है एडवांस रूलिंग एंड इक्विलाइजेशन लेवी। अब बेटा हम लोग पहले एडवांस रूलिंग करेंगे, फिर करेंगे इक्विलाइजेशन लेवी, एंड साथ में फिर क्वेश्चंस भी खत्म कर लेंगे इसके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले प्लीज लाइक द लेक्चर। ठीक है, मुझे बताना कमेंट करके और कौन से लेक्चर चाहिए आपको, रिवीजन लेक्चर्स कौन से चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए बहुत सारा कंटेंट प्लान्ड है। ठीक है, ओके चलो हम बात करते हैं बेटा एडवांस रूलिंग की। ठीक है सर, एडवांस रूलिंग क्या होता है सर? तो बेसिकली जो एनआर लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिनको ना यार बाद में नाटक नहीं चाहिए, बाद में देखो वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर टैक्स लायबिलिटी कितनी आती क्या आती समझ में नहीं आता, तो उन्हें क्या बोले, एक काम करते हैं भाई, हम एडवांस में क्या निकाल लेते हैं, हम एडवांस में रूलिंग निकाल लेते हैं। हम एडवांस में समझ लेते हैं कि हमारा कितना टैक्स लगने वाला है। हम एडवांस में समझ लेते हैं कि हमारी कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और हमको कितना टैक्स लगने वाला है, बरोबर। ठीक है, तो एडवांस रूलिंग इज रूलिंग डिसाइडेड इन एडवांस बाय बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग for a future transaction or a transaction already undertaken which may be related to question of law or fact। ठीक है, ओके चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन टू बीएआर की। एप्लीकेशन टू बीएआर, सब बार मतलब क्या होता है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। क्या होता है बेटा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, राइट। बार, हम इसको बार बोलेंगे, बार 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 बोलेंगे, मतलब एवरी टाइम विल कॉल इट बार, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, अब सर बार को एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है, तो सर नॉन रेसिडेंट कर सकता है क्या, यस। नॉन रेसिडेंट किस लिए कर सकता है, अ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम। ठीक है, अ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अंडरटेकन, जो हो चुका है, या फिर जो होने वाला है, प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम, दोनों के लिए कर सकता है। रेसिडेंट की बात करते हैं, टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनआर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्यूचर और पास्ट विथ हिम, इट कैन बी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है, मतलब रेसिडेंट किस चीज के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर वो किसी एनआर के साथ, मैं रेसिडेंट हूं, मैं किसी एनआर के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाला हूं, मैं किसी एनआर के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सर, मैं जाऊंगा एडवांस रूलिंग, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास, मैं बोलूंगा कि मैं इस एनआर के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाला हूं, मुझे बता दो कि टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी इसकी। ठीक है, ओके। अब थर्ड, रेसिडेंट एंटरिंग इन ट्रांजैक्शन वैल्यूइंग 100 करोड़ और मोर। ठीक है, अब सर कोई रेसिडेंट है जो 100 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाला है, वो भी एडवांस रूलिंग ले सकता है खुद के लिए। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ रेसिडेंट इन सच ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शंस पास्ट और फ्यूचर, इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। रेसिडेंट पीएसयू की बात करते हैं, रेसिडेंट पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एनी इशू रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच इज पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटेट, इट कैन बी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है, तो सर जो रेसिडेंट पीएसयू है, जो रेसिडेंट पीएसयू है, ये अपने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, ऐसा कोई भी मैटर जो पेंडिंग है बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटेट, इनकम टैक्स अथॉरिटी बोले तो सीआईटीपीएस या फिर जेसीएपीएस या फिर आईटेट। ठीक है, जिनके पास भी पेंडिंग है उसके लिए इन लोग अप्लाई कर सकते हैं कि भाई देख लो ये हमारा इशू पेंडिंग है, इसमें आप टोटल इनकम कंप्यूट कर दो। ये लोग बार को बोल सकते हैं, ये लोग बार को ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट है रेसिडेंट और एनआर अप्लाई कर सकता है, क्या पूछने, whether an arrangement which is proposed to be undertaken by such applicant is an impermissible avoidance arrangement। जो अरेंजमेंट में वो एंटर करने वाले हैं वो कहीं एक इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं, जो अरेंजमेंट में वो लोग एंटर करने वाले हैं वो एक इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं, ये इन लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सर ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या होता है, देखो क्या होता है बेटा कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे हम लोग क्या ट्राई करते हैं, हम टैक्स अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे हम लोग टैक्स अवॉइड करने का ट्राई करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ठीक है, ओके, तो वो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन से टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो टैक्स अवॉइडेंस रोकने के लिए, वो टैक्स अवॉइडेंस रोकने के लिए गार इन्वोक करते हैं हम। वो टैक्स अवॉइडेंस रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, गार इन्वोक करते हैं। क्या करते हैं, गार इन्वोक करते हैं। गार क्या होता है बेटा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, ये क्यों बना है सर, ये टैक्स अवॉइडेंस रोकने के लिए बना है। तो सर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टैक्स अवॉइडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। तो हम लोग सर रेसिडेंट और एनआर क्या कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि भाई देखो हम ये ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं, ये कहीं एक इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है, आप बता दो इससे कहीं हमारा टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं हो रहा है, ये हम पूछ सकते हैं। बात समझे, बात समझे क्या, यस।
वेरी गुड। तो बेटा ये चीजें हो गई। अब से क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट क्या होता है? अगर आपने अपील्स रिवीजन पढ़ा होगा आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब जहां पे बात लॉ की है, जहां पे लॉ में डाउट है, जहां पे इंटरप्रिटेशन का इशू है कि ये लॉ ऐसा लगना चाहिए कि वैसा लगना चाहिए, ये लॉ में ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, हमारे ऊपर कौन सा लॉ लगना चाहिए, ये सब क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं सर? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब क्या हुआ था, उसने क्या किया था, इसने क्या किया, मैंने क्या किया, ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये क्या है बेटा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बात समझे? बात समझे? ठीक है। अब नोट देखना बेटा, एप्लीकेशन टू बार शुड बी मेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर एंड इन क्वाड्रिप्लेट, मतलब 4 कॉपी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है सर 30 डेज में फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सर फीस फॉर एप्लीकेशन क्या है सर? सर पीएसयू के लिए 10,000 की है और अदर एसएससी के लिए बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक है। अगर अप टू 100 करोड़ है तो 2 लाख की फीस है, 100 करोड़ से ऊपर अप टू 300 करोड़ तो 5 लाख की फीस है, और 300 करोड़ के ऊपर 10 लाख की फीस है। सर ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां से क्या पूछ सकती है एमसीक्यू में कि एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई सिर्फ एक नॉन रेसिडेंट कर सकता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। रेसिडेंट भी कर सकता है, नॉन रेसिडेंट भी कर सकता है, ठीक है, ये है ट्रू। ये एमसीक्यू में पूछ चुका है एक्चुअली आईसीएआई ने, इसलिए बता रहा हूं। तो अपील इज पेंडिंग, कैन एससी अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग? अगर अपील पेंडिंग है कहीं पे, अगर कहीं पे अपील पेंडिंग है तो नॉर्मल एसएससी अप्लाई कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए? नहीं। देखो एक ही चीज करो, या तो जाओ अपील में या जाओ एडवांस रूलिंग के पास। तुम दोनों जगह क्यों जा रहे हो? दोनों रेमेडी क्यों ले रहे हो? तुम बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाओगे तो आप वहां से उनसे पूछोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लोग बताएंगे आपको, उनकी रूलिंग फॉलो करोगे, ठीक है। अपील में क्या होता है कि आप किसी पॉइंट पे लड़ रहे हो, तो अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है आपको तो या तो आप एडवांस रूलिंग ले लो, उनसे सॉल्व करवा लो बहुत, ठीक है। आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है तो एक काम करो, आप एडवांस रूलिंग ले लो, एडवांस रूलिंग, और वो बार से सॉल्व करवा लो, बार मतलब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से सॉल्व करवा लो। या फिर आपको उस पॉइंट में दिक्कत है, आपको लड़ना है, तो आप जाओ किसके पास? आप सीआईटी अपील्स, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप लड़ते लड़ते वो पॉइंट बाहर से सॉल्व नहीं करा सकते, या तो लड़ने जाओ तो बाहर जाओ, या तो लड़ने जाओ तो बाहर जाओ, एकदम सिंपल, ठीक है। तो नॉर्मल एसएससी जो है, नॉर्मल एसएससी जो है सर, वो क्या कर सकता है सर? वो इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर इनके सामने उसकी अपील पेंडिंग है तो एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बट सर पीएसयू है क्या? पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो सर अगर उनकी आईटी अथॉरिटी या आईटेट के पास, अगर आईटी अथॉरिटी या आईटेट के पास उनकी अपील पेंडिंग है तो वो अप्लाई कर सकता है फॉर एडवांस रूलिंग, उनको अलाउड है, पीएसयू को अलाउड है। और ये पॉइंट भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास अपील पेंडिंग है उनकी, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडवांस रूलिंग? नो, नहीं कर सकते, राइट। ओके सर, अब पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर एडवांस रूलिंग क्या होती है। देखो बार क्या करेगा, बार शैल फॉरवर्ड अ कॉपी टू पीसीआईटी सीआईटी टू चेक वेदर केस इज पेंडिंग इन अपील और नॉट एंड कॉल फॉर रिकॉर्ड्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसी बार के पास एप्लीकेशन आएगी ना एडवांस रूलिंग की, वो क्या करेगा, वो सीआईटी या पीसीआईटी को, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास वो कॉपी फॉरवर्ड करेगा, बोलेगा देखो भाई चेक करो कि इसके केस में अपील पेंडिंग तो नहीं है। सीआईटी अपील से आईटेट के पास, आईटी अथॉरिटी आईटेट के पास अपील पेंडिंग तो नहीं, चेक करो चलो, ठीक है। उन्हें चेक किया, फिर अब वो क्या चेक करेगा, फिर क्या करेगा वो, अगर उसको लगा, अगर उसको मिला ऐसा कि अपील पेंडिंग है, अगर उसको ऐसा मिला अपील पेंडिंग है, तो वो ना बार के पास जो एप्लीकेशन आई एडवांस रूलिंग की वो रिजेक्ट कर देगा। बार शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, इन केस वेयर अपील इज पेंडिंग, जहां उनको लगा अपील पेंडिंग है तो वो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन, ठीक है। अब सर नॉर्मल जो एसएससी है उसकी कहीं भी पेंडिंग हो तो रिजेक्ट कर देगा, और पीएसयू की अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने हो तभी रिजेक्ट करेगा। अगर पीएसयू की यहां पे हो तो रिजेक्ट नहीं करेगा ना, तब तो करता ही है वो, ठीक है, तब रिजेक्ट नहीं करेगा, राइट। ये बात समझे? ओके सर, दूसरा क्वेश्चन इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ एफएमवी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अरे भाई तुमने उसको एप्लीकेशन दिए और क्या बोले बार को कि सर मेरी प्रॉपर्टी का एफएमवी निकाल दो ना। बार बोलेगा मैं खाली बैठा हूं इधर, मैं खाली बैठा हूं, तू मेरे से एफएमवी निकलवा रहा है प्रॉपर्टी की, चल निकल इधर से, निकल चल निकल ठीक है, मैं तेरी प्रॉपर्टी की एफएमवी निकालने नहीं बैठा हूं इधर, समझा, बहुत काम है मेरे को। हाँ, मेरे से एफएमवी निकलवा रहा है प्रॉपर्टी की, ये क्या बात हुई। और तीसरा, क्वेश्चन इन द एप्लीकेशन फॉर ट्रांजेक्शन विच इज प्राइमा फेशिया डिजाइन फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। सब प्राइमा फेशिया मतलब जिसका प्राइमरी जो दिख रहा है सामने से वो ऐसा दिख रहा है कि भाई अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के लिए बना है, मतलब तुमने जो ट्रांजेक्शन की एप्लीकेशन दी हो वो सामने सामने दिख रहा है भाई तुम अवॉइडेंस ऑफ टैक्स करना चाहते हो, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी।
अगर तुमने ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई किया एडवांस रूलिंग के लिए जिससे दिख रहा है साफ साफ कि तुम क्या चाहते हो, तुम ना अवॉइडेंस ऑफ टैक्स चाहते हो, ठीक है, तुम उसके लिए कर रहे हो, तो हम बोल देंगे चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल चल, ठीक है। पर इससे दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है सर, आपने एप्लीकेशन दिया है टू कंफर्म वेदर इट्स इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट और नॉट। अब तुम पूछने ही मैसेज, तुमने पूछने ही एप्लीकेशन की, मैसेज नहीं, सॉरी मैसेज नहीं, मैसेज निकलता है क्या, लड़कियों से बात करते रहो तो मैसेज निकलता है, मैं बीवी से बात करता हूँ ना अपनी, तो पूछने के मैसेज करता रहता हूँ, तो वही दिमाग में आता है, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन किसके लिए किया बेटा, एप्लीकेशन आपने यही कंफर्म करने के लिए किए हो कि सर मैं जो ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा हूँ वो कहीं एक इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है। अगर इसके लिए अप्लाई करो चलता है, ठीक है। बट तुम ये नहीं पूछ रहे हो, तुम सीधे वो ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई करो एडवांस रूलिंग के लिए, ये ट्रांजेक्शन करना है मेरे को, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम पूछ नहीं रहे हो। दो डिफरेंस है, देखो डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो क्या होता है, डिफरेंस समझ नहीं पाते अपन लोग, समझो डिफरेंस को। यहां अपन क्या कर रहे हैं, यहां अपन बोल रहे हैं ये ट्रांजेक्शन को करना है, ठीक है, ओके। ये मान लो ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन है फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये ट्रांजेक्शन में वो करना है, इसलिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं, ले एप्लीकेशन ले, मेरे को ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, ठीक है। या फिर आप ऐसा पूछ रहे हो कि सर ये ट्रांजेक्शन मैं जो करना चाहता हूँ क्या ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, ठीक है। तो जो मैंने सेकंड एप्लीकेशन किया वो चल जाएगी, वो चल जाएगी। पर पहली एप्लीकेशन में क्या किया मैंने कि मैंने बोला ये ट्रांजेक्शन करना है मेरे को और मुझे पता है ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, तो वहां से क्या होगा, निकल चल, ठीक है, ओके। दूसरा, अगर सर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट एक पीएसयू करेगा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर रही है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, राइट, ओके, डन। अब सर बार अपनी रूलिंग प्रोनाउंस कब करता है सर, बार विल प्रोनाउंस इट्स रूलिंग विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय एसएससी, ठीक है, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द एसएससी, ठीक है। एंड कॉपी ऑफ ऑर्डर शैल बी फॉरवर्डेड टू एसएससी एंड सीआईटी पीसीआईटी। कॉपी ऑफ ऑर्डर जो रहेगा वो एसएससी को और सीआईटी पीसीआईटी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बड़े अमेंडमेंट पढ़ेंगे अपन, ठीक है, आखिरी में पढ़ेंगे। वैकेंसीज एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, मतलब मान लो एडवांस रूलिंग का जो अथॉरिटी है, बोर्ड है, ठीक है, उनकी मतलब जो अथॉरिटी है, ठीक है, उसमें वैकेंसी आ गई, मतलब 3-4 लोग होते हैं उसमें बार में, ठीक है, 2-3-4 लोग होते हैं, उसमें से कोई नहीं रहा, वैकेंसी हो गई, तो उससे का जो एडवांस रूलिंग है वो वॉइड हो जाएगी, नो, नो प्रोसीडिंग बिफोर और प्रोनाउंसमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग बाय द अथॉरिटी शैल बी questioned or shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority। मतलब अथॉरिटी में अगर 3-4 लोग होने चाहिए, एक लोग नहीं है, मान लो कोई एक नहीं है, तो उस कारण से तुम्हारी क्या जो एडवांस रूलिंग की प्रोसीडिंग्स है या फिर तुम्हारी जो एडवांस रूलिंग ऑलरेडी प्रोनाउंस हो चुकी है वो क्या वॉइड हो जाएगी, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, अगर आपने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन की है बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर आपने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया है बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, तो सर क्या होगा, तो आपका एडवांस रूलिंग वॉइड हो जाएगी और ऐसा माना जाएगा आपने कभी एडवांस रूलिंग ली ही नहीं है। क्या माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा आपने कभी एडवांस रूलिंग ली ही नहीं है, राइट, ओके। अब बात करते हैं सर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की। ये सर नया कंसेप्ट आया था सर, ये कब आया था सर बेटा, ये आया था 1921 से। कब आया था बेटा, 1921 से। उसके पहले क्या चलता था, उसके पहले बेटा आर था, क्या था, आर, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। 1921 से क्या आया बेटा, बार आया, क्या आया, बार आया, ठीक है, आर से आया बार, ठीक है, आर से आया बार। अब क्या हुआ कि वन और मोर बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग एज मे बी नेसेसरी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिविंग एडवांस रूलिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1921, ठीक है, ओके। एक से ज्यादा बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बनेगा। बार शैल कंसिस्ट ऑफ 2 members each being an officer not below the rank of chief commissioner as may be nominated by the board, ठीक है। बार में 2 members रहेंगे सर, each being an officer not below the rank of chief commissioner। सीसीआईटी के नीचे नहीं होना चाहिए, सीसीआईटी के नीचे कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। वैकेंसीज इन द बार शैल नॉट मेक द रूलिंग्स वॉइड, वैकेंसीज इन द बार शैल नॉट मेक द रूलिंग्स वॉइड, मतलब बार में अगर वैकेंसी आई, मतलब वैसे जो ऊपर पढ़े थे अपन ने, वही बात है कि उससे आपकी रूलिंग्स वॉइड नहीं होगी, ठीक है। एप्लीकेशन विल बी इन क्वाड्रुप्लेट एंड फीस विल बी 10,000 और हायर एज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड अपन ने शुरू में पढ़े अपन ने कितनी फीस प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। एप्लीकेशन पेंडिंग ऑन 1921 व्हिच वाज मेड बिफोर आर शैल बी ट्रांसफर्ड टू बार। अब 1921 के पहले जो एप्लीकेशन पेंडिंग थी आर के पास,
अब आर खत्म हो गया, बार आ गया 1921 से, 1921 से क्या हुआ बेटा, 1921 से क्या हुआ, बार आ गया, बार आ गया ना। तो जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग थी आर के पास, वो किसके पास आ जाएगी बेटा, बार के पास, आर से बार के पास, बरोबर, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ बार शेल नॉट बी बाइंडिंग, बार का ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होगा, बार का ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। सर अपील टू हाई कोर्ट की बात करते हैं, अपील टू हाई कोर्ट की बात करते हैं। द एप्लीकेंट हु इज अग्री बाय एनी रूलिंग प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर पास बाय बार और द एओ मे अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट सच रूलिंग और ऑर्डर। अब बार के रूलिंग के अगेंस्ट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सही नहीं लग रही, तो आप हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हो, आप हाई कोर्ट के पास बेटा अपील कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। सर आर में ऐसा था क्या, नहीं, आर में ऐसा नहीं था, आर में ऐसा नहीं था, आप आर में अपील नहीं कर सकते थे, पर बार में आप क्या कर सकते हो बेटा, बार में आप अपील कर सकते हो टू हाई कोर्ट। आर में आर का ऑर्डर फाइनल था, आर मतलब एआर, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उसका ऑर्डर फाइनल था, उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं थी, पर बार में ऐसा नहीं है, बार में यू कैन अपील टू हाई कोर्ट, बार में यू कैन अपील टू हाई कोर्ट, राइट। तक कब कर सकते हो, 60 डेज के अंदर, कब कर सकते हो बेटा, 60 डेज के अंदर, ठीक है, ओके। He has to do so within 60 days from the date of communication of that ruling or order in the prescribed form and manner. But High Court can give extension of 30 days for filing such appeal. 30 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है बेटा, ठीक है, ओके, डन। अब बेटा अभी थोड़ा माइक ना, ये स्टूडियो मेरा नया है, मतलब ये वाला मैं कहीं और स्टूडियो से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तो माइक थोड़ा सा आपको अलग साउंड आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे माइक में इशू हो रहा है, ठीक है, तो बार बार ऐसा हाथ लेके आ रहा हूँ, तो उससे डिस्टर्ब मत होना, ठीक है, उसके सॉरी, मतलब सॉरी यार, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शंस ऑन एपेलेट अथॉरिटी की बात करते हैं। सेक्शन 245 आरआर स्टेट्स दैट अ रेजिडेंट एसएससी कैन नॉट परस्यू बोथ द रेमेडीज, दैट इज एन अपील और रिवीजन बिफोर आईटी अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी, एज वेल एज एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग टू बार इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इशू, ही कैन गो ओनली फॉर वन ऑफ देम। बताया था मैंने, आप सिर्फ एक ले जा सकते हो सर, या जाओ आप किसके पास, लड़ने जाओ, या तो बार के पास जाओ, या लड़ने जाओ या बार के पास जाओ, आप दोनों नहीं कर सकते, आप दोनों नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके सर। अब सर इसमें एक अमेंडमेंट आया था, वो सुन लो। अब देखो बेटा हुआ क्या कि बार ने क्या किया सर, जब आर से बार में आया था ना बेटा, जब आर आया था 1921 को, ठीक है, आर था पहले, फिर बार आया, ठीक है, उस टाइम जो भी आर के पास पेंडिंग एप्लीकेशन थे बार के पास चले गए, जो भी आर के पास पेंडिंग एप्लीकेशन थे बार के पास चले गए। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आर में अप्लाई किया, बार को ट्रांसफर हो गए, ठीक है, आर को अप्लाई किया, बार को ट्रांसफर हो गए, और उसमें अभी तक रूलिंग नहीं आई। आप सोचो कई केस ऐसे हैं जो उस टाइम 1921 को ट्रांसफर हुए थे बार को, 1921 को बार को ट्रांसफर हुए थे, और उसमें रूलिंग अभी तक प्रोनाउंस नहीं हुई, अभी तक रूलिंग नहीं आई उसकी, ठीक है, तो पेंडिंग एप्लीकेशन अभी तक। तो सर एक एप्लीकेशन जो एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन होती है वो हम कब तक विड्रॉ कर सकते हैं सर, 30 डेज तक। तो सर 30 डेज टाइम तो चला गया कब से, इसका 30 डेज टाइम तो चला गया कब से, ठीक है। तो जो पेंडिंग एप्लीकेशन थी उस टाइम की, जो आर से बार के पास आई, जो आर से बार के पास आई, पर वो अभी तक बार के पास पड़ी हुई है, अभी तक प्रोनाउंस नहीं है उसकी रूलिंग, अभी तक रूलिंग उसकी प्रोनाउंस नहीं हुई है, तो उसके लिए क्या करना है सर, क्या करना है उसके लिए। तो गवर्नमेंट ने समझा ये बात कि बहुत सारे लोग ना उस टाइम पेंडिंग ट्रांसफर होकर आ गए बार के पास, है ना, और उनकी रूलिंग अभी तक प्रोनाउंस नहीं हुई है, ठीक है, तो उनको विड्रॉ करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि 30 डेज खत्म हो चुके हैं ना, क्योंकि 30 डेज खत्म हो चुके हैं ना, तो अब उनको विड्रॉ करने का मौका देना चाहिए। तो सर देखो, बार शैल अलाउ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल बाय 31/10/24 फॉर द ट्रांसफर्ड एप्लीकेशंस बिफोर बार फ्रॉम आर, ठीक है, तो 31/10/24 तक बार ने क्या बोला कि हम लोग अलाउ करेंगे जिनको भी विड्रॉ करना है, इन केसेस वेयर ऑर्डर अंडर सेक्शन 245 आर सबसेक्शन 2 हैज नॉट बीन पास्ड, जिसमें बार की रूलिंग प्रोनाउंस नहीं हुई ना, ऑर्डर पास नहीं हुआ है, उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं सर, विड्रॉ कर सकते हैं अभी, ठीक है, अभी उनको मौका दिया गया है, कब तक, 31/10/24 तक। It is further provided that on receipt of an application under the proviso section 245(4) withdrawal के जो एप्लीकेशन आया, the bar may by an order reject the application referred to in subsection 1 thereof as withdrawn on or before 31/12/24। तो बार को क्या करना पड़ेगा, 31/12/24 के पहले क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करके देना पड़ेगा उनको पुरानी एप्लीकेशन। तो फिर से बोलो एक बार अमेंडमेंट क्या हुआ है, सुन लो ध्यान से, ठीक है, एक बार सुनो बेटा। 1924 को क्या, 1921 में क्या था, उसके पहले आर था, फिर क्या है बेटा, बार आया। 1921 के पहले क्या था, आर था, फिर बार आया, तो आर में जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो बार को ट्रांसफर हो गई, और वो 4 साल से अभी तक क्या है, अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, और लोग विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 30 दिन की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, क्योंकि 30 डेज की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, तो वो लोग विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे बेचारे,
लोग क्या करेंगे? तो हमने क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, आप लोग 31/10/24 तक विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जो एप्लीकेशन आपने दिए थे ना, वो 31/10/24 तक आप विड्रॉ कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जब ये एप्लीकेशन विड्रॉ के लिए हमने अप्लाई किया, जब विड्रॉ के लिए हमने अप्लाई किया, तो बार को जैसी एप्लीकेशन मिलेगी ना कि विड्रॉ करना है, ठीक है, तो बार को जो पुराना ऑर्डर पेंडिंग, जो पुराना एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा है, उसको विड्रॉन बोलना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31/12/24। उनको विड्रॉ अलाउ करना पड़ेगा बिफोर 31/12/24। ठीक है, एप्लीकेशन का विड्रॉल अलाउ करना पड़ेगा बिफोर 31/12/24। बात समझे बेटा? बात समझे क्या? ठीक है, डन। तो बेटा यहाँ पे अपना आर बार खत्म हो गया, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। अब बात करते हैं बेटा इक्विलेशन लेवी चैप्टर की। ठीक है, तो इक्विलेशन लेवी चैप्टर में बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। आपने वो ई कॉमर्स वाला पढ़ा है 165A, वो अब खत्म हो चुका है, वो अब खत्म हो चुका है। तब वो कब से खत्म हुआ है सर? 1824 से एप्लीकेबल नहीं है। वो कब से एप्लीकेबल नहीं है? 1824 से, मतलब सर 31/7/24 तक एप्लीकेबल है। तो सर इस साल में कहाँ से कहाँ तक एप्लीकेबल है वो? 14/24 से लेके 31/7/24, मतलब 3 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, 4 महीने एप्लीकेबल है, अप्रैल मई जून जुलाई। अगस्त से एप्लीकेबल नहीं है, 1824 से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं बेटा इक्विलेशन लेवी क्या है। सर देखो क्या होता है बेटा, ये बेसिकली एप्लीकेबल है एनआर एडवर्टाइजमेंट पोर्टल्स को जिनका इंडिया में पी नहीं है। पी नहीं मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये ऐसे एनआर एडवर्टाइजमेंट पोर्टल को एप्लीकेबल है जिनका इंडिया में क्या है बेटा? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जिनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ओके सर, तो बेसिकली होता क्या है कि रेसिडेंट एसएससी क्या करते हैं, पे करते हैं टू एडवर्टाइजमेंट पोर्टल्स। ठीक है, जिनका पी नहीं है इंडिया में, तो उनकी इनकम ना इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती, उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। दैट्स व्हाई इक्विलेशन लेवी केम, इस कारण से इक्विलेशन लेवी आया है बेटा। ठीक है, अभी एक्सटेंड होता है बेटा टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्सटेंड होता है टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सेक्शन 165 की बात करते हैं अब। सर इक्विलेशन लेवी कितना लगता है सर? 6% पे लगता है इफ अमाउंट इज मोर देन 1 लाख। कितने पे लगता है बेटा? 6% पे इफ अमाउंट इज मोर देन 1 लाख। ये एप्लीकेबल कब रहेगा सर? इफ पेमेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विस दैट इज एड्स रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनआर। अगर पेमेंट मिला है सर किस चीज के लिए? स्पेसिफाइड सर्विस के लिए, एड्स के लिए। बेसिकली एनआर को पैसा मिला है किस चीज के लिए सर? एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, किससे मिला है सर? किससे मिला है मतलब किसने पे किया है? अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर एनआर हैविंग पी इन इंडिया, इन लोग ने पे किया है। मतलब मैं बोलूं एक बात एकदम इजी करूं इसको, 1 मिनट रुको, बड़ा नोट्स खोल लिया मैंने, देखो रेसिडेंट हैविंग पीजीपी इनकम या फिर पी ऑफ एनआर इन इंडिया, ये पेयर है। ये क्या है? पेयर। ये पे कर रहे हैं किस चीज को? किस चीज की फीस? एडवर्टाइजमेंट की, 4 लाख रुपीज। किसको? google.com को, जो एनआर है जिसका पी नहीं है इंडिया में। ठीक है, वैसे गूगल का पी है इंडिया में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? पेई है। ये कौन है बेटा? ये एनआर एडवर्टाइजमेंट पोर्टल है। ठीक है, पेई कौन है सर? ऑलवेज एनआर हु डज नॉट हैव पी इन इंडिया। पेई कौन रहेगा सर? ऑलवेज एनआर हु डज नॉट हैव पी इन इंडिया। ठीक है, अब सर ये जो 4 लाख है ये google.com के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा सर, बिकॉज उसका पी नहीं है इंडिया में। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग ना जैसी पे करेंगे ना, जैसे हम टीडीएस काटते हैं वैसे हम 6% से इक्वलाइजेशन लेवी काट लेंगे। जैसे हम टीडीएस काटते हैं वैसे हम 4 लाख पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी हमको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हमको टीडीएस किसको पे करना पड़ता है? हमको, जो पे करता है पेयर को। वैसी इक्वलाइजेशन लेवी भी किसको पे करना पड़ेगा बेटा? पेयर को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। पेयर गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, ओके। अब सर इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट एप्लीकेबल इफ एनआर इज हैविंग पी इन इंडिया एंड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी। इसका मतलब क्या है सर? देखो अभी तक हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई क्यों कर रहे थे? हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि सर इसका पी नहीं था इंडिया में और इसकी इनकम टैक्सेबल नहीं थी इंडिया में। अब सर मान लीजिए अगर इसका पी है इंडिया में, एनआर पे जो google.com है इसका मान लो पी है इंडिया में, और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड टू सच पी, तो उस केस में फिर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। क्यों? फिर तो इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने ही वाली है, फिर तो इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने ही वाली है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला?
कि सर पी होना चाहिए प्लस एडवर्टाइजमेंट सर्विस इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी। बट सर एक और चीज सुनो, मान लो इसका पी है इंडिया में, एनआर एडवर्टाइजमेंट पोर्टल जो है google.com, उसका पी है इंडिया में, पर वो ना सर इंडिया में रह के क्या करता है पता है, वो इंडिया में समोसा बेचता है, गूगल समोसा इंडिया। वो इंडिया का जो पी है वो हमको एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं दे रहा है, वो हमको क्या नहीं दे रहा है, वो हमको एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं दे रहा है, हमको ना गूगल जो उसका एनआरपी है, एनआर का जो पी है इंडिया में, वो समोसा बेच रहा है, इंडिया में समोसा बेच रहा है वो। तो फिर सर पी होना नहीं होना एक ही बात हो गई, फिर तो पी ही पी मतलब पी होना नहीं होना एक ही बात हो गई, फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं एक ही बात है, तो फिर क्या हो जाएगा, इक्विलेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर इक्विलेशन लेवी कब एप्लीकेबल नहीं है, जब पी इंडिया में है और उस पी से वो क्या दे रहा है हमको, उस पी से हमको वो एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है, उस पी से हमको वो क्या दे रहा है बेटा, एडवर्टाइजमेंट सर्विस। बट सर इंडिया में पी है, इंडिया में पी है, पर वो पी क्या कर रहा है, समोसे बेच रहा है, समोसे बेच रहा है, हमको एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं दे रहा है, तो इस केस में इक्विलेशन लेवी एप्लीकेबल रहेगा। बात समझे। दूसरा, वेयर पेमेंट इज मेड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वहां एप्लीकेबल नहीं है, इक्विलेशन लेवी नॉट एप्लीकेबल इफ वेयर पेमेंट इज मेड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब किस चीज के लिए सर, आपने पर्सनल पेमेंट किया, ठीक है, मान लो आपने एनआर के एडवर्टाइजमेंट पोर्टल को ऐसा डाला, मेरे को क्या करना है, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है, आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, आपने उसके लिए एडवर्टाइजमेंट डाल दिया google.com पे कर दिया उनको, ठीक है, तो आपने पेमेंट किया, तो इसका कोई इस पे इक्विलेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये पर्सनल पेमेंट है, इस पे इक्विलेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये क्या है, पर्सनल पेमेंट। और तीसरा, एग्रीगेट अमाउंट रिसीव बाय एनआर इज अप टू 1 लाख इन प्रीवियस ईयर, अगर एग्रीगेट अमाउंट जो एनआर को मिला है वो 1 लाख तक के है तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है, 1 लाख के ऊपर पेमेंट किया तो एप्लीकेबल है, 1 लाख के ऊपर पेमेंट किया तो एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, 1 लाख से ऊपर एप्लीकेबल पूरे साल भर में, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन लिमिट चेक नहीं करना है, पूरे साल भर की लिमिट चेक करना, ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, इक्विलेशन लेवी अंडर दिस सेक्शन हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय अप टू 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, हर नेक्स्ट मंथ के 7th को करना पड़ता है बेटा, ठीक है, ये मतलब जैसे टीडीएस में होता है वैसे ही होता है इसमें भी, ठीक है, अप टू 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ करना पड़ेगा। अब सर जो 165A का इक्विलेशन लेवी है ई कॉमर्स वाला, वो समझा दूं कि आपको एक बार, देखो अभी आईसीए ने क्या किया है पता है क्या, मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, ये 4 महीने एप्लीकेबल है, 1/4/24 से लेके 31/7/24 तक, 1/4/24 से लेके 31/7/24 तक, ठीक है, 4 महीने एप्लीकेबल है, तो कायदे से आईसीआई को क्या करना चाहिए था, आईसीआई को अपने क्वेश्चन बैंक में और अपने मॉडल में इसको देना चाहिए था, क्योंकि 4 महीने एप्लीकेबल है तो आना चाहिए, पर आईसीआई ने क्या किया पता है, इसको अपने मॉडल से हटा दिया, इसका रिलेवेंस नहीं है इसलिए मॉडल से हटा दिया, और क्वेश्चन भी इसके हटा दिया मॉड्यूल से, क्वेश्चन में भी इंक्लूड नहीं किया है। हमने जब क्लास में पढ़ा था तो क्लास में तो हमने 165A पूरा पढ़ा और हमने बोला कि हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें, ये एज्यूम करके कि जो भी हुआ है 31/7/24 के पहले हुआ है, ये एज्यूम करके हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि भाई 4 महीने भी एप्लीकेबल है तो आईसीआई पूछ सकता है, हमको ऐसा लगा था, बट आईसीआई ने स्टडी मैट से हटा चुका है, तो क्या हमको पढ़ना चाहिए, तो मेरा आंसर है नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि आईसीआई हटा दे रहा है तो क्यों पढ़े, बट मेरे को ये भी डर लगता है अंदर अंदर कि कहीं आईसीआई ने हटा दिया मॉड्यूल से और एग्जाम में दे दिया तो, इसलिए सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार, ओवरव्यू समझ लो, ठीक है। 165A में क्या होता है, 165A में क्या होता है, इक्विलेशन लेवी लगता है ऑन ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑन ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विस, taxable at 2% on consideration received or receivable by e-commerce operator for e-commerce supply or services made or provided or facilitated by it, ठीक है, ओके। अब सर आप एक बार ये, मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एनआर ई कॉमर्स ऑपरेटर alibaba.com, जिसका पी नहीं है इंडिया में, ठीक है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेगा या फिर एडवर्टाइजमेंट सर्विस देगा किसको, इंडिया के रेसिडेंट को, तो उसको 2% इक्विलेशन लेवी पे करना पड़ेगा, किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को खुद पे करना पड़ेगा, यहाँ पे एनआर ई कॉमर्स ऑपरेटर को खुद पे करना पड़ेगा। सब पहले क्या होता था, हम लोग ने जो वो वाला पढ़े थे, हम लोग ने जो 165 पढ़े उसमें क्या होता है, उसमें सर हमको पे करना पड़ता है, हम जो पे करें एनआर को, यहाँ पे हमको पे करना पड़ता है, हमको काटना पड़ता है एनआर का, हमको काटना पड़ता है जस्ट लाइक टीडीएस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो एनआर ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो खुद भरता है, यहाँ पे एनआर ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद भरता है, कब सर, जब टर्नओवर इज 2 करोड़ और मोर इन इंडिया, ठीक है, जब टर्नओवर कितना बेटा 2 करोड़ और मोर, ठीक है,
गलती से एमसीक्यू अगर मैं आया तो यही आएगा, 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो इक्विलेशन लेवी एप्लीकेबल होगा क्या? ठीक है, डेट वगैरह देख के आ सकता है गलती से, चांसेस नहीं है पर गलती से भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा सब 165 ए वाला इक्विलेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं है अगर इक्विलेशन लेवी ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है 165 में। ठीक है, अगर 165 में ऑलरेडी हो चुका है डिडक्ट तो 165 ए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब ये 6% वाला अगर लग चुका है ऑलरेडी तो ये 2% वाला नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा सर इन लोग सर्विस या गुड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को कर रहे हैं, या फिर ऐसा पर्सन जो गुड्स बाय कर रहा है गुड्स सर्विसेज और बोथ यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, मतलब बाहर का बंदा है, एनआर लोग, मेरे दोस्त बाहर रहते हैं दुबई में, एनआर लोग है वो इंडिया में आए और इंडिया में आके आईपी एड्रेस यूज किया उनने, इंडिया में आके उनने ई कॉमर्स ऑपरेटर से खरीदा कुछ, तो वो भी क्या हो गया, इंडिया के लोग हो गए। क्यों? क्योंकि है बाहर के लोग पर इंडिया में आके इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं और उससे वो गुड्स सर्विस अवेल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर थर्ड है टू एनआर ऑन सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सेल ऑफ डेटा। ठीक है, अब कैसा एडवर्टाइजमेंट सर, इन लोग ना क्या कर रहे हैं, मान लो ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये आप समझोगे तो अच्छा, नहीं समझना तो स्किप कर देना। ठीक है, समझने की इच्छा नहीं तो स्किप कर देना, ये अपने एनआर में उसमें पढ़े हुए हैं बिजनेस कनेक्शन में। ठीक है, जहां हम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस पढ़ते हैं वहां पढ़े हुए हैं ये। ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने क्या किया, एक एनआर को सर्विस प्रोवाइड किया, किसको, एनआर को। ठीक है, एनआर को कौन सी सर्विस दिया सर उसने, एडवर्टाइजमेंट सेल किया, क्या किया, एडवर्टाइजमेंट सेल किया। ठीक है, तो ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट है सर, जो टारगेट करता है कस्टमर्स रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। मतलब इन्हें कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिया सर इनको, इसने ई कॉमर्स ऑपरेटर ने एनआर को कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिया, ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो टारगेट करता है कस्टमर्स रेसिडेंट इन इंडिया और यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। या फिर उसने एनआर को डेटा सेल किया, कौन सा डेटा सर, ऐसा डेटा जो कलेक्ट हुआ है फ्रॉम पर्सन्स रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, equalization levy under this section is not applicable where e-commerce operator has P in India, where equalization levy is leviable under 165 एंड जहां पे टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ेंगे हम इसमें। ओके डन। अब बेटा इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, और कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमको और भी देखना जरूरी था क्योंकि भरोसा नहीं है इन लोग का। बट मैं क्या बोलूंगा, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत कम, क्योंकि ऐसे ने खुद हटा दिया है, तो हम क्या समझे, अगर ऐसे ने खुद मॉड्यूल से हटा दिया क्वेश्चन वगैरह सब कुछ तो हम क्या समझे। ठीक है, ओके चलो अब आगे बात करते हैं सर, नॉन डिडक्शन ऑफ इक्विलेशन लेवी। ये पहला है 165 वाले का है, जिसमें हमको 6% काटना है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि अपन ने किसी एनआर को पेमेंट की एडवर्टाइजमेंट का और हमने इक्विलेशन लेवी डिडक्ट नहीं किए, या फिर डिडक्ट किए बट गवर्नमेंट को जमा नहीं किए अप टू ड्यू डेट ऑफ 1391, अप टू ड्यू डेट ऑफ 1391। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा वो 100% डिसअलाउ हो जाएगा, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा वो क्या होगा बेटा, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। क्यों, जैसा टीडीएस में होता है 40 AI में 40 AI, वैसे यहाँ पे होता है 40 AIB में। ठीक है, जब अपन पढ़ते थे पीजीयूपी हमने वहाँ पे लिखा हुआ है एक सेक्शन में कि हम पढ़ेंगे इक्विलेशन लेवी में, वो आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट इन द सब्सिक्वेंट ईयर if the equalization levy is deducted and paid to government or paid to government if deducted earlier, then amount disallowed earlier shall be allowed in the subsequent year। खत्म बात। ठीक है, अच्छा सर इसमें हमने क्या बनाया सर, इसका चार्ट बनाया, चार्ट देख लो। इक्विलेशन लेवी ऑन स्पेसिफाइड सर्विस 6% लगता है सर। ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड सर्विस, स्पेसिफाइड सर्विस मतलब क्या होता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, प्रोवाइडिंग डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विसेज फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड एनी अदर सर्विस नॉट पेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन दे रहा है सर्विस, बाय एन एनआर नॉट हैविंग पी इन इंडिया और प्रोवाइडिंग सर्विसेज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच हिज पी इन इंडिया। ठीक है, तो पैसा किससे मिल रहा है सर, फ्रॉम अ रेसिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर फ्रॉम एनआर हैविंग पी इन इंडिया। ठीक है, तो क्या वो अमाउंट जो है 1 लाख से ऊपर जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो इक्विलेशन लेवी नॉट अट्रैक्टेड, अगर 1 लाख से ऊपर जा रहा है तो इक्विलेशन लेवी अट्रैक्ट होगा, कितना परसेंट, 6%। ठीक है, रेमिडेंस कैसे करना है सर, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर हमने डिडक्ट नहीं किया इक्विलेशन लेवी तो क्या होगा सर, पहली बात हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो हमारा जो एक्सपेंस है उसका डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, 100% डिसअलाउंस। दूसरा
हमको इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट लगेगा ऑफ द मंथ अट्रैक्टेड फॉर पीरियड ऑफ डिले इन रेमिटेंस, ठीक है। और पेनाल्टी कितनी लगेगी, 1000 पर डे ऑफ फेलियर, नॉट मोर देन इक्विलेशन, नॉट मोर देन द अमाउंट ऑफ इक्विलेशन लेवी नॉट पेड। सुनना फिर से, सॉरी फिर से सुनना क्या बोल रहा है ये, ठीक है। पेनाल्टी कितनी लगेगी बेटा, 1000 पर डे की लगती है, कितनी की लगती है, 1000 पर डे की, बट इट कैन नॉट बी मोर देन अमाउंट ऑफ इक्विलेशन लेवी नॉट पेड। मतलब मान लो हमने 20,000 का हमारा इक्विलेशन लेवी जो हमने पे नहीं किया है, ठीक है, 20,000 रुपये आया है जो हमने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, ठीक है। हमारी पेनाल्टी हो गई 50,000, 50 दिन हमने डिले किया, तो हमारी पेनाल्टी कितनी होगी बेटा, 50,000 नहीं होगी, हमारी 20,000 तक की होगी, बिकॉज पेनाल्टी कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ इक्विलेशन लेवी नॉट पेड, करेक्ट, ठीक है, डन। चलो और यहाँ पे आपका एडवांस रूलिंग और इक्विलेशन लेवी खत्म होता है, ठीक है, डन। कितनी देर हुए बेटा, 35 मिनट्स हुए हैं। तुरंत एक बार क्वेश्चन देख लें इसका, तुरंत क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक बार 5 मिनट में क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 मिनट में। देखो एडवांस रूलिंग में क्वेश्चन देख लो, देखो हमने 3/4/24 को अप्लाई किया एडवांस रूलिंग के लिए, अब 1/5/24 को हमको विड्रॉ करना है, कर सकते हैं कि यस 30 डेज के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, हमको अगर फ्रॉड से हमने ऑब्टेन किया है एडवांस रूलिंग, ठीक है, तो वॉइड हो सकता है क्या, यस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से अगर आपने ऑब्टेन किया एडवांस रूलिंग तो वॉइड अब इनिशियो हो सकती है वो, ठीक है। अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास पावर कौन से होते हैं बेटा, जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं ना, 4 पावर, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इन examining such person on oath, compelling the production of books of accounts and documents and issuing commissions। ये 4 जो पावर सिविल कोर्ट के पास होते हैं, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होते हैं सेक्शन 131 में, वही पावर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन जो आता है इसमें से वो ये है, कौन सा बता रहा हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन है। एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई किसके साथ, सेवरल इंडियन कंपनीज के साथ, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन सिस्टम एंड मेड एन एप्लीकेशन टू बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, ठीक है। उनने अपनी टैक्स लाइबिलिटी के लिए अप्लाई कर दिया एडवांस रूलिंग के लिए। एनआर कंपनी है, इंडिया में क्या करती है, मोबाइल बेचती है, इंडिया में क्या करती है, मोबाइल बेचती है, समझ लो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम इंस्टॉल करती है, मैं बोल रहा हूँ मोबाइल बेचती है। उन्होंने क्या किया, एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर दिया बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास। अब सर वन ऑफ द अबव said Indian companies also made an application to its AO for the determination of a question of law with regard to payment to be made to the said foreign company। अब वो जिन कंपनीज के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें से एक ने भी अप्लाई कर दिया बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास, ठीक है। द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट द क्वेश्चन रेज्ड इन इज पेंडिंग बिफोर एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, इज द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन कंपनी जस्टिफाइड इन लॉ, ठीक है। तो सर क्या पॉइंट है कि इन्हें बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया एनआर ने, और सर ऑलरेडी इंडियन कंपनी ने क्या किया था, ऑलरेडी इंडियन कंपनी ने एओ के सामने क्या किया था, अप्लाई कर रखा था, एप्लीकेशन दे रखा था इस चीज़ की, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, अगर एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है किसी आईटी अथॉरिटी या फिर आईटेड के पास, किसी आईटी अथॉरिटी या फिर आईटेड के पास, किसी आईटी अथॉरिटी या फिर आईटेड के पास, तो आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आंसर है बरोबर। तो देखो in the present case the question raised by non-resident foreign company with respect to tax liability on income arising from installation of mobile telephone system is already pending before the AO on account of application made by one of the Indian companies for determination of question of law, ठीक है। Since such question of law is already pending before income tax authority, the rejection of application of foreign company by bar is justified in law। alternate आंसर क्या है सर, alternate आंसर देखो, alternate आंसर ये है कि देखो जो फाइनेंस बिल 2020 में अमेंडमेंट हुआ था वो क्या बोलता है कि बार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा अगर आपके केस में एप्लीकेशन पेंडिंग है। देखो आपने क्या बोला यहाँ पे आपने क्या बोला, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए पहले से एप्लीकेशन पेंडिंग है, पर क्या एनआर ने पहले से अप्लाई किया था क्या, नहीं, वो तो रेसिडेंट ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ऑल्टरनेट आंसर, कि ये क्या बोलता है कि अगर ऑलरेडी पेंडिंग एप्लीकेंट के केस में है तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पे सर पेंडिंग एप्लीकेंट केस में नहीं है, वो तो रेसिडेंट ने अप्लाई किया खुद के लिए, अप्लाई किया है, ठीक है। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या बोल सकते हैं हम कि मेरे ये एनआर जो है एनआर के केस में पेंडिंग नहीं है, ये हम बोल सकते हैं दूसरे आंसर में।
ठीक है, bar shall not allow application only if the question raised is already pending in the applicant's case before any income tax authority. Accordingly, based on this view, the rejection of application by bar is not justified in law, since the question raised in the application made by a foreign company is pending before the AO in case of one of the Indian companies and not in the applicant's case. मतलब एनआर के केस में पेंडिंग नहीं है, ठीक है, वो तो इंडियन कंपनी ने अप्लाई किया, उनके केस में पेंडिंग है, ठीक है, ये एक ऑल्टरनेट आंसर हो सकता है, ठीक है। और बेटा इक्विलेशन लेवी में एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा कि एबीसी इंडियन कंपनी है, उनका बिजनेस है मैन्युफैक्चर ऑफ सील एंड टीक वुड फर्नीचर अंडर द ब्रांड नेम प्योर वुड, उनको अपना ओवरसीज बढ़ाना है तो उन्हें मैसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑन किया और 5 लाख पे किए, किसको किसको पे किया 5 लाख, पीक्यूआर इंक को, लंदन बेस्ड कंपनी है, पीक्यूआर इंक है लंदन बेस्ड कंपनी, उनको हमने 5 लाख पे किए, बरोबर, उनको हमने 5 लाख पे किए। अब अगर पीक्यूआर इंक का पी नहीं है इंडिया में तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा 6% पे, हम काट लेंगे। अगर पीक्यूआर का पी है इंडिया में एंड सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड टू पी इन इंडिया तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा, एकदम सिंपल, ठीक है। तो वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आने वाला है। अब अगर 165A पे इन लोग क्वेश्चन देते तो इन लोगों के पास ऑप्शन था थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देने का, और जो कि उनके पास अब ऑप्शन नहीं है, जो मतलब वो लोग खुद ही ऑप्शन अवेल नहीं कर रहे हैं, तो लोग इसका तो बहुत बेसिक क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो दैट्स इट बेटा, यहाँ पे आपका एडवांस रूलिंग का और इक्विलेशन लेवी का रिवीजन खत्म होता है, बहुत कम टाइम में किया हम लोग ने बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और प्लीज मुझे बताना कमेंट करके और क्या चाहिए आपको, रिवीजन वीडियो कौन सा चाहिए बोलो, एक बार बोलो बस, ठीक है। चलो डन बेटा, ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू बेटा, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं। बंद कैसे करते हैं ठीक है, नया स्टूडियो है, ठीक है, बाय बाय।